अपोजिशन पार्टी है, ये भी जो भी सेंट्रल के बिल्स हों दो या सेंट्रल को सपोर्ट रहने दो, यहाँ की रूलिंग पार्टी वाईएसआरसीपी और अपोजिशन पार्टी टीडीपी, ये दोनों भी कई दफ़ा खुले में भी एक बार सपोर्ट करते हैं, एक बार इंटरनल भी ये लोग ये बीजेपी को इंटरनली और एक्सटर्नली भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें टीडीपी और बहुत सारे चीज़ों में लास्ट टाइम 2014 में जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गई थी। 2019 के इलेक्शन में फिर बाहर आई, फिर अब डायलेमा में है, जाना है नहीं जाना है, वो कि ये हिसाब का इन लोगों का एक पॉलिटिकल रोल है। उसके साथ साथ जो भी माइनॉरिटीज़ पे, चाहे वो फ़लस्तीन का हादसा हो, इस पर खुला स्टैंड नहीं रहता इनका। मतलब ये स्टैंड ओपनली जो अलायंस के बारे में रहते, टीडीपी का भी अलायंस वाईसीपी से ओपनली नहीं है सर का, हिडन में हम माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा ये इसमें रखकर ये करते हैं। और इलेक्शन स्ट्रैटेजीज जो भी हमारे अब तक के इलेक्शंस हुए हैं जब से वाईसीपी हुकूमत आई है, तो इसमें 3 तरह के पावर यूज़ करे हैं। 3M, मनी पावर, मजल पावर और माफिया पावर। ये तीन इस्तेमाल कर आप लास्ट टाइम 2020 में जब कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस पंचायत के आए थे, एक वाकया आपको बता सकता हूँ मैं। हाल ही में पुंगनूर में जो कॉरपोरेशन इलेक्शन चले, उसमें तकरीबन पुंगनूर ने पूरे स्टेट में वन साइड इलेक्शन चला। मतलब अपोजिशन जो भी, चाहे टीडीपी हो या बीजेपी हो या वाईसीपी हो, ये जनसेना हो, इन किसी को भी ये पार्टी वन साइड इलेक्शन चलाए हैं। एक और गरीब हम बताते हैं ना, किसी को पैसों से खरीद कर, किसी को मार कर, किसी को नॉमिनेशन डालने भी नहीं दिए। ऐसा हादसा एक हमारे पुंगनूर में भी हुआ। एसडीपी के 3 कैंडिडेट नॉमिनेशन डालने गए, 3 नॉमिनेशन डालने गए, तो वहाँ पर एक नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, डॉक्यूमेंट सही नहीं रहने की वजह से एक डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ। तो एक डॉक्यूमेंट वहाँ पर इलेक्शन ऑफिसर के सामने ही फाड़ा गया। इलेक्शन ऑफिसर के सामने ही वाईसीपी के जो लीडर्स हैं वहाँ, पेद्दिरेड्डी, उसका जो राइट हैंड है, उसका जो सेक्रेटरी, उन्होंने आकर हमारे एसडीपी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन फॉर्म फाड़े हैं। तो उसी के साथ साथ और एक हमारे जहूर, एडवोकेट जहूर, उन्होंने नॉमिनेशन डाले हैं। तो यहाँ तक हाथापाई भी हो गई उसमें। तुम्हारे को लास्ट में पूरे मुस्लिम कम्युनिटी, वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी आकर वहाँ पर रिक्वेस्ट कर को हमारे एसडीपी के लीडर्स हाफिज साहब और हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान साहब गए, तो वहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट कर को यहाँ पे जो कमेटी है वो कमेटी को मुसलमान को चेयरमैन बनाते हैं। तो आप लोग एक जने विड्रा कर लिए, तो वो हिसाब से रह कर हमारे दरमियान बातचीत हुई। आपके ऊपर जो केसेस लगाए थे, वो केसेस भी निकाल तुम बोलकर वहाँ पर विड्रा हुआ। विड्रा होने के बावजूद भी हमारे केसेस अभी भी ऐसे ही है। माफिया वो उनका माफिया वो इस हिसाब से चल रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे स्टेटों में, बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्टों में भी वन साइड इलेक्शन हुआ है ये बार, जब से ये वाईसीपी हुकूमत आने में। और जो भी वादे किए थे जब वाईएसआरसीपी आने के वक्त, जैसा लिक्कर को बैन करने के लिए और माइनॉरिटीज़ को जो डेवलपमेंट के लिए, और बहुत सारे एससी एसटी, ये बहुत सारे स्कीम्स बताए थे। लिक्कर जब हम लोग गवर्नमेंट में आएंगे तो पहले लिक्कर को बैन करेंगे वो के बताए थे। मगर आप सब लोग जानते हैं, शराब खासकर कर्नूल वाले बहुत अच्छा जानते हैं, क्योंकि हमारे को तकरीबन स्टेट तेलंगाना स्टेट बाजू लगता है। यहाँ पर पुल्लूर में इधर से शराब सस्ती मिल रही वो के उधर जाके फिरे बहुत सारे लोग। और यहाँ की शराब मालूम है, नए नए ब्रांड्स, नए नए नामों के साथ तुम्हारे को ये शराब इधर इन लोग ये करके यहाँ की जो बैन कर तुम बोलकर नए नए ब्रांड्स लेकर आकर, उसके साथ
आपको 2 साल पहले, 1 साल पहले जो टेंडर्स रहते हैं, टेंडर्स खत्म होने के बावजूद भी फिर इंटरनल टेंडर डाल के उनको भी जितने अफराद है मेयर को लेकर, यहाँ जितने भी हमारे पूरे स्टेट में 10 से 15 लाख रुपए वो गवर्नमेंट को बाकी है, उतनी बाकी कर दिए हैं यहाँ के स्टेट में। और खासकर जो सेंट्रल्स के जो बिल है, चाहे वो वाईसीपी, चाहे वो टीडीपी, चाहे जनसेना, सीएए, एनआरसी हो या ट्रिपल तलाक का हो या यूसीसी में हो या एजुकेशन पॉलिसी में तो हमारा स्टेट सब में पहले है। कौन से स्टेटों में भी एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई, हमारे स्टेट में पहला पॉलिसी हमारे स्टेट से शुरू हुआ, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। क्योंकि ये खुला सपोर्ट नहीं सरकार, इंटरनल जो भी देखिए, हालांकि सीए एनआरसी में बिल को सपोर्ट करने के लिए ये लोग कैंटीन में बैठकर बिल को सपोर्ट करें, ऐसा सीए एनआरसी का नहीं, दूसरा एजुकेशन पॉलिसी या दूसरे सब पॉलिसीज में ये लोग खुले तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी हमारे वाईसीपी के सपोर्ट है, बीजेपी के सपोर्टर है, जनसेना है, ये लोग खुले तौर पर डायरेक्ट अब माइनॉरिटीज के ऊपर, कुछ भी माइनॉरिटीज के ऊपर क्या भी इश्यूज होंगे उन पे न्याय जैसा डायरेक्ट अपने लीडर्स को, क्योंकि ये लोग तबादले प्रयास भी करेंगे। तो आज तक पार्टी के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए करोड़ों माल और हर तरह की कुर्बानी के लिए आप अपने आप को तैयार रखते हुए किस तरह आज तक पार्टी को आगे लाने के लिए आवाम के, समाज के जो कुछ मसाइल हैं, जो जरूरियात हैं, और आगे बढ़ाते हुए अब तक पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मेहनत और कोशिश करते रहे, इसकी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। लिहाजा हम आगे चलेंगे कि आज की हमारी टॉपिक मुल्की सतह पर मैंने कुछ चीजें आपके सामने बताई, उसके मुताबिक हम आगे बढ़े। तो आने वाले 2024 का इंतजार है, बहुत शिद्दत से इंतजार है कि आने वाले 2024 के जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन मुल्क की सारी आवाम के मुस्तकबिल के लिए एक फैसला कुन इलेक्शन है। इसके लिए तमाम लोगों को इसका बड़ी शिद्दत से इंतजार है। तो अभी जो पार्टी सत्ता में है मुल्क की सतह पर, बीजेपी, इस पार्टी के तमाम लीडरान को इस बात की भाप लग चुकी है कि अभी ये 2024 का इलेक्शन नहीं जीत पा सकेंगे। ये यकीन तो इनको हो चुका है। और इसके साथ में ये लोग 2024 के इलेक्शन को किसी ना किसी तरह उसको कामयाबी की तरफ लेकर चलने के लिए, जीतने के लिए ये किसी भी तरह की चाल चल सकते हैं, किसी भी तरह का एक जाल ये बिछा सकते। सत्यपाल मलिक ने भी एक बात बताई थी अपनी कि बीजेपी 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए यहां तक गिरेगी कि इसकी इंतहा नहीं रहेगी। हो सकता है अभी ये लोग जहां राम मंदिर की तामीर कर रहे हैं बाबरी मस्जिद की जगह पर, उस जगह पर वही लोग हो सकता है कि उस राम मंदिर को शहीद करके मुसलमानों पर इसका दावा लगा सकते हैं। ये बात सत्यपाल मलिक ने भी बताई थी। ये लोग तो गिरे हुए हैं पूरी तरीके से, तो ये किसी न किसी तरह, किसी भी हद तक ये गिर कर किसी तरह का काम करने के लिए भी ये तैयार है। तो दोस्तों, अभी बीजेपी और आरएसएस और इसकी ज़ेली तमाम तंजीमें
ये सब मिल करके बीजेपी के जो कुछ भी फेलोर्स हैं, इन सारे फेलोर्स को छुपाने की वो मुकम्मल कोशिश जारी रखे हुए हैं और वो जारी रखेंगे भी। अभी 2024 का इलेक्शन दूर है, अभी कुछ दूर है, अभी 5-6 महीने का अरसा है। उससे पहले ही से तकरीबन 8-10 महीने पहले ही से ये लोग अलग अलग तरीके के हथकंडे करना शुरू कर दिए। अभी हमारे सामने गुज़िश्ता कुछ दिन पहले, मतलब कि अभी जो पार्लियामेंट सेशन हुआ गुज़िश्ता, उस पार्लियामेंट सेशन से पहले एक बिल लोगों के दरमियान में पास करने के लिए लाने का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को उसको नाफिज करने का एक प्रोपेगेंडा किया गया। डायस पर तशरीफ फरमा मेहमान खुसूसी स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अताउल्लाह खान साहब और जहांगीर पाशा, अमीर माविया, अशफाक हुसैन, हाजिरान मजलिस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी आवाज़ के ऊपर लब्बैक करके हमारा मेंबर, हमारा कैडर, हमारा सपोर्टर यहाँ पर आने के लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ। प्यारे भाइयों, जिस दौर से आज दुनिया गुजर रही है, जिस दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है, उस दौर से कर्नूल गुजर रहा है। क्या ये दौर ऐसा ही था? नहीं था भाइयों। आज लड़ाई वजूद को बाकी रखने की है। आज वजूद बाकी नहीं रहा तो हम खत्म हो जाएंगे। हमारे खत्म होने पर, हमारे बाकी रहने पर सिर्फ एक चीज आड़ी है, वो है हमारा जद्दोजहद, हमारी लड़ाई, हमारी फाइट, हमारी आजादी, हमारा जस्टिस। या ऐसे ही घर पर बैठकर, दुकान पर बैठकर, बिजनेस पर बैठकर, व्यापार पर बैठकर रहने से नहीं आएगा। यह ऐसे आएगा, खून की कुर्बानी देनी पड़ेगी, जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, पसीने की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी यह चीज पॉसिबल है। जान की कुर्बानी देने वालों को उनकी कीमत मालूम है। दुनिया में हक के ऊपर लड़ना क्या है, हक बात करना क्या है, हक बात की तामीर करना क्या बात है, हक बात के ऊपर बोलना क्या चीज है। हक बात बोलना इतना आसान नहीं जितना आसान घर पर बैठकर, जितना आसान आज के पॉलिटिशियन बैठकर अपने मीटिंगों पर जिन जिन एजेंडों के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, वो एजेंडे ना तो पब्लिक के फेवर में है, ना तो गवर्नमेंट के फेवर में। ये किसके फेवर में है? इनके जेबों भरने की फेवर में है। प्यारे भाइयों, दौर वो था कर्नूल का जो हुकूमत में बैठने वाले उनको हमारी चेयर देखो बिठाते थे हम। आज हमारी वॉइस उनके पास है क्योंकि उनको दिए हम। हमारी वॉइस लेकर जाकर असेंबली में हमारी बात रखेंगे, पार्लियामेंट में हमारी बात रखेंगे, जेडपीटीसी में हमारी बात रखेंगे, म्युनिसिपैलिटी में अपनी बात रखेंगे। ये कहकर हमने अपनी वॉइस को दिया था। वो क्या हुआ आज? वो वॉइस खत्म हो गई। फिर वो दौर शुरू होना चाहिए जो वजूद की लड़ाई चालू हो। आज ये प्रोग्राम में चाहे आदमियां कम हो या ज्यादा हो, मगर वो लड़ाई को आज मैं आपसे अपील करता हूं, वो लड़ाई चालू हो।
छोटा मामूली मेंबर नहीं जो किसी के डराने पर धमकाने पर आपको घर पर बैठ जाए। एक छोटा मामूली से अदना सा छोटा बच्चा मेंबर वनडोन में एक झंडा टाके हमें, वो झंडा टाके तो वो झंडा टाकने के ऊपर बजरंग दल के ऑटो वाले उधर उनको उसको लड़के को डराए, कौन टाक डाले मालूम नहीं, रातों रात आकर तेरे पास दम है तो एसडीपीआई की पार्टी वड्डेगिरी में जाकर उधर बात कर, बोला एक छोटा बच्चा। प्यारे भाइयों, एक एक पार्टी का मेंबर, एक एक पार्टी का कैडर आज एक मिसाइल की तरह बनकर काम करने की जरूरत है कर्नूल सिटी में, बल्कि आंध्र प्रदेश में, बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि एक वजूद का एहसास खत्म हो जाएगा। क्या हम इसलिए ही काम शुरू करे थे, जब पार्टी में आए हम, टाइम ऐसा भी आया वक्त की कुर्बानी देने का, खाने की कुर्बानी देने का, घर के पीछे पलट कर नहीं देखने का टाइम आया। काम करे, क्या हुआ, काम को ऐसे ही छोड़ दे, नहीं भाइयों, जाको अल्लाह के पास जवाब देना है। दुनिया में हक के ऊपर आवाज उठाया था मैं, मेरे लेवल पर मैं उठाया, फैसला तुम कर। जागना है, जाग ले अफलाक की तरह, कयामत तक सोएगा खाक की तरह। भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने पर। यहीं पर हम मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करता हूँ ఏది ఉపన్యాసాలు ఇస్తానే ఉన్నారు. జగన్ నవరత్నాలు ఇచ్చిండు, అది ఇచ్చిండు, ఇది ఇచ్చిండు, ఎవరికి ఏం తక్కువ లేదు, పెన్షన్లు ఇస్తున్నాడు, అన్నీ చేస్తున్నాడు, స్కూళ్ళు బాగు చేస్తున్నాడు. ఏం తక్కువ ఉంది అన్నాడు. ఏం తక్కువ ఉందని ఈయన ఇచ్చే దాంట్లో ఏదన్నా మనం గమనించామా ఇంతవరకు? ఆ గమనించినవి ఏదన్నా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళామా? పెన్షన్లు ఇస్తున్నాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం స్కూళ్ళ గురించి వదాం. ప్రతి స్కూల్లో నాడు నేడులో నేను చైర్మన్ స్కూల్లో కానీ మన ఎస్డిపిఐ పార్టీ తరఫున నుంచి నిలబడి పోరాడి గెలిచినానండి. ఎస్డిపిఐ పార్టీ తరఫున చైర్మన్గా, విద్యా కమిటీ చైర్మన్గా. రాజకీయ నాయకులు చాలా మంది పోటీకి వచ్చినారు, వైఎస్ఆర్ టీడీపీ వాళ్ళు, ఎవరిని లెక్క చేయలేదు. నేను నిలబడతాను, నేను నా పార్టీ, నాకు ఒక పార్టీ ఉంది, నేను ఆ పార్టీ తరఫున నిలబడతానండి. నేను 10 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిచాను. నేను అక్కడ స్కూల్లో చైర్మన్గా పనిచేస్తాను. నాడు నేడు పనులు జరుగుతున్నాయి. స్కూళ్ళన్నీ రంగులు వేస్తున్నారు, కొన్ని మాడిఫై చేస్తున్నారు. స్కూళ్ళు మాడిఫై చేస్తున్నారు, చూస్తుంటే ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలాగా బాగా దిట్టంగా కనిపిస్తున్నాయి కలర్లన్నీ. కానీ అక్కడ బోధన చేసే బోధకులు ఉన్నారా లేదని గమనించారు ఎవరన్నా? ఎవ్వరూ దాని గురించి అడగరు. స్కూళ్ళు బాగు చేస్తున్నాం, మెరుగుదిద్దుతున్నాం, పెయింట్లు వేస్తున్నాం. స్కూళ్ళు పెయింట్లు వేసే పబ్లిక్ విద్యార్థులకు చదువు రాదు, విద్యా బోధన అందదు. పెయింట్లు వేయి, కలర్లు వేయి, మంచిగా చేయి, స్కూల్లో వేయి, టేబుల్స్ వేయి, అన్నీ. కానీ బోధకులు ఎవరున్నారు దాంట్లో? మా స్కూల్లో 70 మంది పిల్లలు ఉంటే ఒక్కరే ఒక టీచర్ ఉన్నారు. నేను కలెక్టర్కు అక్కడ ఇక్కడ లెటర్ రాస్తే ఎంఈ ఆఫీస్లో పనిచేసే వాళ్ళని పంపిస్తున్నారు. ఒక లేడీస్, ఇది 2 రోజులు ఒకరు వస్తారు, 2 రోజులకు ఒకరు వస్తారు. ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 5th క్లాస్ వరకు అంటే 4 క్లాసులు ఉంటాయి. ఇక్కడ 4 క్లాసుల్లో ఎన్ని సబ్జెక్టులు ఉంటాయి? ఎన్ని సబ్జెక్టులు ఒకటే టీచర్ చెప్పాలి? 4 క్లాసులకు ఏ విధంగా చెప్పాలి? రేపటి నుంచి మన కార్యకర్త ఎవరైనా కానీ, లీడర్ కానీ, సేవకుడు అనుకోని ఎవరైనా కానీ, ప్రతి స్కూలు ఈ సిటీలో ఉంటే ఉండొచ్చు, పల్లెటూరులో చాలా వెనుకబడి ఉన్నారు. స్కూల్కి వెళ్ళండి, అక్కడ ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు, టీచర్లు ఎంతమంది ఉన్నారు గమనించండి. దాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి. ఈరోజు రేపు వాళ్ళు చదువుతూనే కదా మనకు భవిష్యత్తు ఉండేది. చదువుకోవాలా ఇంగ్లీష్ మీడియం, ఇంగ్లీష్ మీడియం, ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎవరు వద్దాం లేదు, చదువులు చెప్పవద్దని లేదు, పెయింట్లు వేయొద్దని లేదు, కుర్చీలు టేబుల్స్ వేయొద్దని ఎవరు చెప్పలేదు. కానీ బోధకులను ఇంపార్టెంట్, టీచర్లను నియమించు. అదే నువ్వు టీచర్లను నియమించినప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో విద్యార్థి ఎవరో ఒకరు ఉన్నారు చదువుకున్న వాళ్ళు. 10th క్లాస్ నుంచి డిగ్రీ వరకు ఎవరో ఒకరు కుటుంబంలో ఉంటూనే ఉంటారు కదా. వాళ్ళకు ఒక్కొక్క ఇంట్లో ఒక్కొక్క ఉద్యోగం ఏదన్నా కల్పించండి. పెన్షన్లు ఎవడన్నా అడుగుతాడా? ఆ ముసలోళ్ళని సాకలేరా? వాళ్ళ కొడుకో కూతురో ఎవరో ఒకరు చదువుకున్న ఉంటారు కదా. వాళ్ళకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏమి? పెన్షన్లు ఇస్తున్నాం, ముసలోళ్ళకి ఇస్తున్నాం, 45 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం, డ్వాక్రా మహిళలకు ఇస్తున్నాం. ఈ డబ్బులని అర్హత ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వండి, ఇవ్వద్దని ఎవరు చెప్తలేరు. అర్హత లేని వాళ్ళు, ఆ కుటుంబంలో ఎవరైతే చదువుకున్నారో వాళ్ళకు ఒక ఉద్యోగం కల్పించండి. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను ముసలోళ్ళను వాళ్ళు సాకలేరా? ఆ విధంగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి. అటువంటివి ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావాలి.
మనము ఎంతసేపున రాజకీయం 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 చేయాలి, సేవ సేవ చేయాలి. ఓన్లీ సేవ 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 అనుకుంటాం. కరోనా సమయంలో ఎస్డిపి అంటే ప్రపంచం మొత్తం తెలుసు.